हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का नेक्स्ट टॉपिक। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। केमिकल रिएक्शन इन विच सम सब्सटेंसेस, दे मे बी वन, दे मे बी टू, मतलब वो एक, दो, तीन, कितनी भी उनकी संख्या हो सकती है। कुछ सब्सटेंसेस जो हैं उसके ऊपर रिएक्शन हो, वो ऐसी प्रोसेस से निकले कि वो किसी दूसरे सब्सटेंस में बदल जाए, इन द अनदर सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पहले भी बताया था, मिल्क इज़ कन्वर्टेड इनटू द कर्ड, यानी कि दूध दही में बदल जाता है बाय द एक्शन ऑफ द बैक्टीरिया। दही के अंदर एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया होता है, यानी दूध में एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया डाला जाए तो इट विल कन्वर्टेड इनटू द कर्ड, यानी कि वो किस में बदल जाता है, दही में। ठीक है, तो जो सब्सटेंसेस रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं ताकि कोई नया सब्सटेंस बन सके, जो इन्वॉल्व होते हैं इन्हें कहते हैं रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं। ये एक तरह से रूल है केमिकल इक्वेशन को लिखने का, केमिकल रिएक्शन को लिखने का। तो जो कुछ सब्सटेंसेस जो इन्वॉल्व होते हैं टू मेक अ न्यू सब्सटेंस, जो नया सब्सटेंस बना उसके लिए जो इन्वॉल्व होंगे उन्हें रिएक्टेंट कहेंगे। और जो नया सब्सटेंस बनेगा डेफिनेटली उसे हम प्रोडक्ट कहेंगे। किसका प्रोडक्ट? जो रिएक्टेंट यूज हुए और वो किस में बदल गए, वो बदल गए प्रोडक्ट में। इस चीज़ को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, यानी वो प्रोसेस जिसके अंदर सब्सटेंसेस कन्वर्ट हो जाते हैं बाय अ प्रोसेस इनटू अ न्यू सब्सटेंस, जो यूज़ होते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं, उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं। और जो नया बनता है वो प्रोडक्ट। ये कंज्यूम, ये आपको दिखाई नहीं देगा। फॉर एग्जांपल मिल्क दही में बदल गया, लेकिन आपको फिर उस दही के कटोरे में मिल्क नहीं मिलेगा। तो यानी कि जो यूज़ हो गया वो है मिल्क, यानी रिएक्टेंट, और जो नया बना वो है कर्ड, यानी कि आपका प्रोडक्ट। अब आपकी किताब की हम बात करते हैं। एनसीईआरटी में एक्टिविटी दी हुई है 1.1, लेकिन उसको समझाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहती हूँ कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो कुछ चेंजेस होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एक में सारे होंगे, ठीक है। किसी में कोई चेंज होता है, किसी में कोई चेंज होता है। आपकी बुक में पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं। एक है कि चेंज इन स्टेट बदल गई। आपने अभी अभी एग्जाम्पल भी देखा, दूध लिक्विड है और दही सेमी सॉलिड या सॉलिड आप कह सकते हैं। तो स्टेट बदल गई, किससे? लिक्विड से किस में चली गई? सॉलिड स्टेट में। और भी बहुत सारी रिएक्शन है आपके पास में जिसमें आप देखते हैं डेली रूटीन के अंदर, जिसमें उनकी जो स्टेट है वो बदल जाती है। आप लोग खाना खाते हो और आपके पेट में जब डाइजेशन होता है आप सॉलिड खाते हो, लेकिन जब पेट के अंदर जूसेस वगैरह सब मिक्स हो जाता है तो वो लिक्विडफाई हो जाता है, तरल हो जाता है, राइट। क्योंकि उसमें सब कुछ जैसे मिक्सी में घोल बन जाता है, बिल्कुल वैसे ही आपके स्टमक के अंदर वो चीज़ जो है वो बन जाती है। तो चेंज इन स्टेट मतलब एक जैसे लिक्विड है या गैस है या सॉलिड है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बदल जाना इज नोन एज अ चेंज इन स्टेट। फिर आता है चेंज इन कलर। जब केमिकल रिएक्शन होती है तो चेंज इन कलर भी होता है। कलर कुछ और हो जाता है, पहले कुछ और होता है, लेकिन जब उसमें रिएक्शन हो जाए तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट वाज ऑफ द डिफरेंट कलर। ये भी हमारे घरों में नॉर्मल हम आराम से देख सकते हैं। आपके पास घर में हल्दी है या कपड़े पे कभी हल्दी का दाग लग जाता है, उस हल्दी के दाग के ऊपर आप साबुन लगाइए, आप इमीडिएटली देखेंगे वो येलो से ब्राउन कलर का हो गया है। तो चेंज इन कलर। देखो ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है, नहीं तो और भी इजी है। घर में आपके अदरक है, अदरक को स्लाइस करिए, काटिए और उसके ऊपर हल्का सा नींबू निचोड़ दीजिए, यानी कि उसके ऊपर हल्का सा एसिड डाल दीजिए। आप देखेंगे इट टर्न्स इनटू द
रेडिश कलर, ब्राउनिश कलर, मतलब जो उसका कलर होता है उससे वो डार्क हो जाता है। रिएक्शन हुई तभी तो कलर के अंदर जो है वो चेंज हुआ। अगर रिएक्शन नहीं होता तो कलर के अंदर चेंज नहीं होता। ठीक है। थर्ड, मतलब किसी में स्टेट हो जाती है, किसी के अंदर कलर चेंज हो जाता है, तो किसी में टेम्परेचर के अंदर भी चेंज होता है। तो चेंज इन टेम्परेचर यानी कि पहले कोई और टेम्परेचर होता है, लेकिन रिएक्शन होने के बाद या तो वो गर्म हो जाता है या वो ठंडा हो जाता है। टेम्परेचर के बेस के ऊपर ही रिएक्शंस दो तरह की होती है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर, थर्मिक मतलब टेम्परेचर, राइट। बाहर यानी कि जिसमें टेम्परेचर रिलीज हो एक्सोथर्मिक, जिसमें टेम्परेचर कंज्यूम हो जाए वो होती है एंडोथर्मिक। चेंज इन टेम्परेचर भी आप रिएक्शन देखते हैं घरों में। जो सफ़ेदी होती है, जो चूना होता है, जब चूने को पानी में घोला जाता है, चूने का टेम्परेचर अलग होता है, पानी का अलग होता है, लेकिन जब दोनों को मिक्स कर दिया जाता है तो जिस चीज़ में वो डले होते हैं अगर आप उसको बाहर से छुएं तो वो बहुत गर्म होता है। इसलिए कभी भी जब चूने को पानी में घोला जाता है तो उसमें हाथ नहीं डाला जाता, क्योंकि वो हाईली एक्सोथर्मिक है और वो आपका हाथ जला सकता है। तो चेंज इन टेम्परेचर, देखो चूना अलग से पड़ा होता है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप उससे हाथ लगा सकते हैं, पानी आप पीते भी हैं, लेकिन जब दोनों का मिक्सचर कर देंगे तो इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक, उसमें से बहुत ज़्यादा हीट जो है वो बाहर निकलती है। तो ये था एक एग्जांपल चेंज इन टेम्परेचर का। एक और प्रोसेस होती है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन का मतलब होता है निकलना, गैस का निकलना। बहुत सारी ऐसी प्रोसेसेस होती हैं जिसके अंदर गैस जो है वो इवॉल्व होती है। आपकी बुक के अंदर भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे एक एग्जाम्पल है बड़ा कॉमन है और वो 3 चैप्टर्स में यूज़ होगा। एक रिएक्शन 3 चैप्टर में यूज़ होगी, फर्स्ट, सेकेंड एसिड बेस में एंड थर्ड वन इज़ द मेटल नॉन मेटल में, राइट। तो एक रिएक्शन तुम्हारी किताब में दी हुई है कि एक मेटल यानी कि आपकी एक्टिविटी दी हुई है, देखेंगे उसमें जिंक जो है वो एक एसिड के अंदर डाला गया H2SO4 के अंदर और वो कन्वर्ट हो जाएगा जिंक सल्फेट के अंदर, साथ में एक गैस रिलीज होगी H2 गैस, राइट। ये तो हुई बुक की बात। हमारी डेली लाइफ में, हमारी डेली लाइफ में भी हम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपके घर में बेकिंग पाउडर होगा, बेकिंग सोडा होगा, आधा चम्मच बेकिंग सोडा लीजिए, उसके ऊपर नींबू निचोड़ दीजिए, आप देखेंगे उसमें बुलबुले उठ रहे हैं। वो बुलबुले किस चीज़ के हैं? वो गैस के हैं। और वो कौन सी गैस है? वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। देखो कितना इजी है, डेली लाइफ में आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो कोई ना कोई प्रोसेस होती ही होती है हर एक रिएक्शन में, चाहे वो कलर बदले, चाहे वो स्टेट बदले, चाहे उसमें टेम्परेचर बदल जाए, चाहे उसके अंदर गैस निकल जाए। देखो केमिकल रिएक्शंस को समझने से पहले, जो हमारी किताबों में दे रखे उसको समझने से पहले हमें अपनी डेली लाइफ में आजू बाजू देखना चाहिए कि क्या रिएक्शन हो रही है। जब आप गैस पे पानी रखते हो, पानी उबलता है, राइट, वो कौन सी रिएक्शन है कि उसमें जब वेपर्स बाहर निकल रहे हैं, H2 निकल रहा है लेकिन लिक्विड फॉर्म में नहीं, गैसियस फॉर्म में। ये भी तो एक तरह की रिएक्शन हुई ना, जिसमें उसको हीट मिली, पानी इज कन्वर्टेड इनटू द गैसियस स्टेट। कौन सी स्टेट से? लिक्विड से गैसियस। तो चेंज इन स्टेट, कोई तो काम हुआ है इसके अंदर कि स्टेट चेंज हो गया। चाय बनती है, पानी रखते हैं, जैसे ही उसमें हम पत्ती वगैरह डालते हैं, दूध वगैरह डालते हैं, देखो सबका रंग अलग अलग कैसा है, लेकिन मिक्सचर होके जो प्रोडक्ट बनता है जिसे आप चाय कहते हो, उसका कलर कैसा है। तो चेंज इन कलर। डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम कंपैरिजन या अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं अपने इन एग्जाम्पल्स के साथ। जस्ट हमें एक बार सोचना है। तो अब हम आगे चलते हैं। आपके बुक के अंदर एक पहली एक्टिविटी दे रखी है 1.1, जिसके अंदर लिखा हुआ है मैग्नीशियम रिबन ले और मैग्नीशियम रिबन को बर्न करें। बहुत सावधानी से काम करना। अगर आपकी लैब में मैम काम कराएंगी तभी आपको करना, अपने आप मत करना। आंखों पे चश्मा होना चाहिए, हाथ में टोंग होना चाहिए, टोंग यानी कि चिमटा,
राइट, चिमटे से उसको पकड़े हुए हैं क्योंकि आग का काम है और उसमें से बहुत फ्लेम निकलती है। और चश्मा क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उसके अंदर से डैज़लिंग का मतलब होता है चमकदार, जिससे एक बार के लिए देखे तो आँख ऐसी हो जाए, जैसे कैमरे से फ़ोटो खींचते हैं तब एकदम से लाइट जब डलती है तो कई बार आँख बंद हो जाती है, वो डैज़लिंग है, ब्राइट, चमकदार। तो इसी तरह जब रिबन को बर्न करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को, तो उसके अंदर से वाइट डैज़लिंग फ्लेम निकलती है। इसलिए गॉगल्स लगाने यानी कि चश्मा लगाना बहुत ज़रूरी है, और ये टीचर की प्रेजेंस में करना, एब्सेंस में नहीं करना। तो उसके अंदर देखो लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम, देखो मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और वो बदल गया मैग्नीशियम ऑक्साइड में। ठीक है, देखो मैं इसको एक तरीके से और लिखूंगी ताकि हमें समझ में आए कि मैं क्या बोल रही हूँ। Mg प्लस ऑक्सीजन यानी कि एयर में और कोई चीज़ बर्न करने के लिए काम नहीं आती, और किसी के प्रेजेंस और किसी गैस की प्रेजेंस में बर्निंग नहीं होती, केवल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्निंग होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में उल्टा आग बुझ जाती है। इसलिए आप कभी भी देखें जो बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं उनके अंदर एक सिलेंडर सा लगा होता है लाल रंग का, और वो कुछ नहीं होता, उसके अंदर CO2 गैस होती है ताकि वो जब आग लगे तो उसको बुझा सके, उस आग को जो है वो बुझा सके, जिसे हम फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। राइट, देखो अभी मैंने लिखा यहाँ पे मैग्नीशियम, मैंने पूरा बड़ा लिखा, यहाँ पे मैंने इसको सिंबल में लिख दिया Mg। आप देखो किस में टाइम ज़्यादा लगा, मैग्नीशियम पूरा वर्ड के रूप लिखने में या फिर मैग्नीशियम को सिंबल के रूप में लिखने से? ऑफ कोर्स आप देख रहे हैं इतने में Mg लिखा, इतने में तो केवल Ma लिखा जाएगा। तो जब किसी इक्वेशन को रिएक्शन को जब सिंबल के रूप में लिखा जाए, नॉट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, व्हेन एनी रिएक्शन रिटन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, दैट रिएक्शन इज नोन एज अ केमिकल इक्वेशन। कुछ नहीं बदला, सेम रिएक्शन है, बस उसको जब हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देते हैं तो उसे इक्वेशन कहने लग जाते हैं। जैसे मैग्नीशियम एयर, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO, राइट। तो जिसके अंदर सिंबॉलिक फॉर्म में हम एक शॉर्ट फॉर्म में, एक कंसाइज का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म के रूप में उसको लिख सकते हैं। ठीक है, इजी होता है, जल्दी काम होता है और अंडरस्टैंडिंगेबल टोटल, राइट। तो मैग्नीशियम सिंबॉलिक फॉर्म में Mg, एयर में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है इसलिए O2 प्लस MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो जब मैग्नीशियम को बर्न किया जाता है, मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये वाइट सफ़ेद डैज़लिंग यानी कि चमकदार, जैसे, और उससे आंखें एकदम बंद होती है, बहुत अच्छे से चमकदार, जैसे कि कैमरे से जब फ़ोटो खींची जाती है वो एकदम से क्लिक करता है तो लाइट एकदम से ऐसे आती है तो हमारी आंखें बंद हो जाती है, बिल्कुल उतना ही चमकदार। इसलिए मैं कह रही हूँ कि गॉगल्स पहन के ही आप प्लीज़, चश्मा पहन के मैम की प्रेजेंस में ही इस एक्सपेरिमेंट को करना। तो मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जब ये बर्न करा जाता है तो ये वाइट डैज़लिंग फ्लेम इसके अंदर से निकलती है और उस रूप में ये बर्न होता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट कलर का पाउडर होता है। देखो इस चीज़ को ऐसे समझो, जब भी किसी चीज़ को बर्न करते हो, लकड़ी को जलाया, अंत में क्या बचा? ऐश, राख। तो यहाँ भी तो जब ये जलेगा कोई ना कोई प्रोडक्ट तो बनेगा, और वो प्रोडक्ट क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, और जिसका कलर क्या है? वाइट। स्टेट बदल गई, मतलब स्टेट तो सॉलिड ही ये था, लेकिन गैस इन्वॉल्व हुई, तो गैस ने जब इसके साथ मिलकर बनाया तो एक कंपाउंड, नया कंपाउंड बना दिया, और उसका नाम क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक और चीज़ है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले अच्छे से उसे रेगमार्क
उससे उसे रब कर देना चाहिए, क्योंकि जो उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड जमा हुआ है वो हट जाए, वो उसके ऊपर से रिमूव हो जाए और वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अच्छे से बर्न करे और मैग्नीशियम ऑक्साइड में वो कन्वर्ट हो सके। देखो, एक से दूसरे यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदल गया, इसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। लेकिन जब उसे सिंबल की फॉर्म में लिखा जाता है तो उसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। मैं बोल रही हूँ दोबारा से कि जब सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा जाए, दैट इज नोन एज अ केमिकल इक्वेशन, राइट। कि लेड का सिंबल क्या होता है और नाइट्रेट, तो हम उस हिसाब से इसका इक्वेशन सिंबल जो है वो बना सकते हैं। तो अभी तो मैं आपको बता रही, लेड नाइट्रेट का फार्मूला यानी कि ये होता है जिसको हम इक्वेशन में लिखेंगे, प्लस पोटाशियम आयोडाइड। अगर हम वर्ड्स के रूप में लिखें तो देखो कितना टाइम लग रहा है, पोटाशियम आयोडाइड, इतनी देर में तो पूरी इक्वेशन जो है वो लिखी जा सकती है। तो अभी मैं इक्वेशन लिख रही हूँ। सेकेंड है लेड नाइट्रेट प्लस पोटाशियम आयोडाइड, ये भी लिक्विड है, ये भी कलरलेस सब्सटेंस है और ये भी कलरलेस सब्सटेंस है। जब दोनों को मिलाया जाएगा तब रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होने में जो प्रोड्यूस होगा एक तरह की डिस्प्लेसमेंट भी है जो आगे हम बात करेंगे। पोटाशियम is combined with the nitrate and lead is combined with the iodine, right? So it will form the lead iodine या iodide plus potassium nitrate KNO3 which is not balanced। तो मैं एक बार इसको बैलेंस कर देती हूँ। बैलेंसिंग भी आपको सिखाई जाएगी कि इक्वेशन को लिखना ही काफ़ी नहीं होता, उसमें बैलेंस भी होना चाहिए। बैलेंस मतलब कि एक लेड नाइट्रेट यहाँ है तो एक लेड यहाँ है तो लेड भी एक ही यहाँ है, यहाँ 2 आयोडीन है तो 2 आयोडीन, 2 पोटाश तो 2 पोटाश, NO3 2 हैं तो 2 ही NO3। ये आगे अभी आपको डिस्क्राइब करेंगे। तो देखो इसमें क्या हुआ, जो लेड आयोडाइड था इसका कलर येलो होता है, कलरलेस थे दोनों, कोई कलर नहीं था। जब दोनों को मिक्स किया गया उसके अंदर येलो कलर नज़र आया और येलो कलर के पीपीटी जमा हो गए, प्रेसिपिटेशन, यानी कि दाने दाने से उस ट्यूब के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं उसके बेस के ऊपर, जैसे कोई चीज़ जम जाती है यानी सॉलिडिफाई हो गई। और ये KNO3 वाइट कलर का होता है और पानी में डिसॉल्व रहता है, ये एक्वस फॉर्म में रहता है क्योंकि ये पानी में आराम से घुल जाता है। एक्वस मतलब पानी में घुला, जैसे आपने नमक को पानी में घुला दिया तो वो एक्वस सॉल्यूशन हो गया। लेकिन अगर नमक वैसे रखा तो वो सॉलिड हो गया। जब पानी में वो पूरी तरह घुल जाए दैट बिकम्स द एक्वस, राइट। क्योंकि एक्वस वर्ड इज द फॉर द पानी, पानी के लिए एक्वस वर्ड जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो लेड नाइट्रेट प्लस पोटाशियम आयोडाइड कन्वर्टेड इनटू द लेड आयोडाइड जो येलो कलर के हैं, प्रेसिपिटेट हैं, और साथ में KNO3, 2 चीज़ें हुई। फर्स्ट, दोनों का कलर अलग था, कलर बदल गया, चेंज इन कलर, कलरलेस से येलो। दोनों की स्टेट क्या थी, ये भी लिक्विड था, ये भी लिक्विड था। आपकी बुक में देखना कोई ना कोई इक्वेशन ऐसे लिखी होगी आगे कि जैसे PbNO3 लिखा है, यहाँ पे L लिखा होगा, L का मतलब होता है लिक्विड, यहाँ भी L। PbI2 के आगे यहाँ पे ब्रैकेट में स्मॉल सा नीचे S, ये होता है फिजिकल स्टेट बताना। और 3 ही सिंबल है, लिक्विड 4, लिक्विड, सॉलिड, गैस एंड एक्वस। एक्वस, ये है एक्वस, तो इसे AQ लिखा हुआ होगा, राइट। एक्वस के लिए AQ, सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L, गैसियस स्टेट के लिए G। ये फिजिकल स्टेट को इक्वेशन में रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। लिक्विड नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, सॉलिड नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ब्रैकेट में L लिख दिया मतलब लिक्विड, ब्रैकेट में S लिख दिया मतलब सॉलिड, ब्रैकेट में AQ लिख दिया मतलब कि एक्वस, G लिख दिया गैसेस, राइट। तो इसमें 2 चीज़ें हुई, चेंज इन कलर एंड चेंज इन स्टेट। कलर भी बदल गया और स्टेट भी बदल गई। अभी तक हम यही तो पढ़ रहे थे, या तो गैस निकलेगी या टेम्परेचर बदलेगा या स्टेट बदलेगी या फिर
कलर बदलेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। एक और एक्टिविटी है तुम्हारे इसमें, थर्ड वन, राइट। उसके बाद हम करेंगे बैलेंस ऑफ रिएक्शन। थर्ड जो है उसके अंदर लिखा हुआ है जिंक। जिंक इज अ मेटल। हम जब सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे ये इक्वेशन उसमें भी आएगी, जब हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे तो ये इक्वेशन उसमें भी आएगी। तो देखिए एक इक्वेशन आपके तीनों चैप्टर में, तो इसे तो हमें बहुत अच्छे से समझ ही लेना है। जिंक इज अ मेटल, सॉलिड है। H2SO4 इज एसिड, लिक्विड है। जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो एक नया सॉल्ट बनता है, जिंक सल्फेट, जो कि सॉलिड है। प्लस में एक गैस रिलीज होती है H2, जिसे विच इज नोन एज अ गैस, यानी कि उसका हमने सिंबल क्या लगा दिया, G। मेटल react with the acid converted into the salt, ये एक सॉल्ट है जिंक सल्फेट, प्लस इवोल्यूशन ऑफ द गैस, राइट। जिंक सॉलिड था, H2SO4 लिक्विड था, एक जिंक सल्फेट एक सॉल्ट बना जो कि सॉलिड है, और कन्वर्ट एक गैसियस जो है उसके अंदर से इवॉल्व होगी, एक गैस इवॉल्व होगी। एक्सपेरिमेंट बाद में करेंगे कि गैस कैसे पहचानते हैं। तो देखो एक रिएक्शन ये जिसमें भी स्टेट भी चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवोल्व होना, गैस का रिएक्शन में से बाहर निकलना। तो यानी कि रिएक्शन इज गोइंग ऑन। हमारे सेकेंड चैप्टर में भी आएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, और ये थर्ड चैप्टर के अंदर भी आएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी 3 रिएक्शन जो हमारी बुक बता रही थी कि जिसमें कलर का चेंज है, स्टेट का चेंज है, गैस बाहर निकल रही, इवॉल्व हो रही है, या फिर टेम्परेचर के अंदर चेंज है। बाकी मैंने भी आपको एक्सपेरिमेंट जो बताए जो हमारे घर में हैं, घरेलू चीज़ों के साथ जो किए जा सकते हैं या हम देखते हैं रूटीन में होते हुए, दैट इज़ आल्सो अ केमिकल रिएक्शन। हमारे आजू बाजू या हमारे अंदर हर समय कोई ना कोई हमारे अंदर तो हर समय केमिकल रिएक्शन चलती ही रहती है, लेकिन आजू बाजू हमारी किचन तो भरी हुई है केमिकल रिएक्शन से, राइट। कोई ना कोई हर चीज़ में रिएक्शन है, बस वो हमें देखना है कि इसमें ये हो रहा है तो कौन सी रिएक्शन हो, इसमें ये चीज़ हो रही है तो इसमें कौन सी रिएक्शन हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम लर्न करेंगे बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन।